आइए देखते हैं आज का समाचार पत्र दैनिक जागरण का विश्लेषण किया जाए। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप, ये प्रधानमंत्री जी बोले हैं। बोलने दीजिए, राजनीतिक खबर है, इससे हमारे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मोदी को नहीं पता श्यामा प्रसाद ने मुस्लिम लीग से किया था गठबंधन। कांग्रेस के जयराम नरेश ये आरोप लगाए हैं, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं सीधा हम लोग बंगाल में देखते हैं कि बंगाल में ईडी पर भी हमला होता है और एनआईए के टीम पर भी हमला कर दिया गया है बंगाल में। बंगाल में जानते हैं किस तरह का कहानी चलता है, आपको बढ़िया से पता है। भारत में चुनाव को प्रभावित कर सकता है चीन, माइक्रोसॉफ्ट बोला है। आईटी दिग्गज ने कहा कि एआई के जरिए मतदाताओं को भटकाने की तैयारी में चीनी हैकर्स हैं। अपने हितों को दुनिया भर के कई देशों का चुनाव बाधित करने की कोशिश करता है चीन। ठीक है, तो चीन जो है वो भारत के चुनाव को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। आगे चलते हैं, लिव इन में रहने वाले महिला भी भरण पोषण के अधिकारी। ये भी देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जो महिला लिव इन में रहती है उसको भी जो रखता है उसको भरण पोषण देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, सब राजनीतिक खबरें हैं। हम आगे बढ़ते चलते हैं लगातार। जो हमारे काम का खबर है उसको हम लोग देखेंगे। ये सब घोषणा पत्र वगैरह है। आगे हम लोग देखते चल रहे हैं। एडिटोरियल हम लोग देखेंगे, मोदी के मुकाबले कौन। आज जानते हैं संजय गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका लेख देखते हैं कि मोदी के मुकाबले में कौन है। लोकसभा चुनाव के प्रचार और प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला तेज होने के बीच यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि और लोकप्रियता के चलते भाजपा बढ़त पर दिख रही है। लोकप्रियता के मामले में कोई अन्य उनके मुकाबले नहीं है। इसी के चलते भाजपा प्रत्याशी यह मानकर चल रहे हैं कि मोदी की साख और छवि ही उनकी चुनावी नैया पार कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। यह स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली। कई भाजपा प्रत्याशी इसलिए आसानी से जीत गए क्योंकि मतदाता मोदी को फिर से प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे। इसके चलते कई ऐसे भाजपा प्रत्याशी भी जीत गए जिनके कार्यों से उनके क्षेत्र की जनता खुश नहीं थी। भाजपा नेता इसलिए तीसरी बार सत्ता में जाने को लेकर आश्वस्त हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो अपने आप में मिसाल है। इसके चलते मोदी भारतीय राजनीति में ऐसे भरोसेमंद ब्रांड बन गए हैं जिनके सामने अन्य कोई नहीं ठहरता। कोविड महामारी के बाद जहां अन्य अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती का शिकार है, वही भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसी कारण विश्व भारत की ओर देख रहा है और सराहना भी कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की गिनती विश्व के प्रभावशाली नेताओं में होती है। भारतीय प्रधानमंत्री के एक सक्षम और विश्वसनीय नेता की जैसी छवि देश में है, वैसे ही विदेश में भी। एक ऐसे समय में जब आमतौर पर सरकारों को अपने कार्यकाल के बाद ही सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ता है, तब 10 वर्षों के शासन के बाद भी मोदी सरकार के प्रति कोई विशेष सत्ता विरोधी रुझान नहीं दिख रहा है। जिन लोगों को यह लगता है कि अभी कुछ समस्याएं शेष है, वे यह मानते हैं कि उनका समाधान करने की सामर्थ्य मोदी सरकार में ही है। इसी भरोसे वे मोदी सरकार को एक और मौका देने को तैयार दिख रहे हैं। इसी भरोसे का एक बड़ा कारण है कि मोदी सरकार ने विकास और जन कल्याण की अपनी योजनाओं पर प्रभावी ढंग से अमल करके दिखाया है। देश में बुनियादी ढांचे का तेज गति से जो निर्माण हो रहा है वह जनता को न केवल दिख रहा है बल्कि वह उसे लाभान्वित भी हो रही है। मोदी सरकार के कुछ साहसिक फैसले भी भाजपा की एक बड़ी ताकत है, जैसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, अयोध्या में राम मंदिर बनना। मोदी ने यह साबित किया है कि वो जो कुछ कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। इसे वो मोदी की गारंटी कहते हैं, मोदी की गारंटी। हालांकि ऐसी गारंटी अन्य दलों के नेता भी दे रहे हैं, लेकिन जनता उन पर भरोसा उतना नहीं कर पा रही है जितना मोदी पर कर रही है। भाजपा के एक अन्य सामर्थ्य है उसका मजबूत वैचारिक आधार है। भाजपा की एक अन्य सामर्थ्य उसका मजबूत वैचारिक आधार है। वह काडर
काडर आधारित दल है जिसका कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित है। वैसे तो वाम दल भी काडर आधारित है, लेकिन उनकी विचारधारा अब अप्रासंगिक हो चुकी है। विडंबना यह है कि कांग्रेस वाम दलों की इसी अप्रासंगिक विचारधारा को अंगीकार करती दिख रही है। हालांकि इंडी गठबंधन के रूप में विपक्षी दलों ने एक हद तक अपने को एकजुट कर लिया है, लेकिन उनके मतभेद किसी से छिपे नहीं हैं। इन मतभेदों के कारण कांग्रेस और सहयोगी दलों में अपेक्षित तालमेल नहीं हो पा रहा है। वाम दल और तृणमूल कांग्रेस कहने को तो इंडी के घटक हैं, लेकिन जहां केरल में वाम दल कांग्रेस का साथ देने को तैयार नहीं है, वहीं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। विपक्ष के बाद मोदी जैसा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाला भी कोई नेता नहीं है। मोदी के पहले संघ के प्रचारक के रूप में देश को जाना समझा। मोदी ने पहले संघ के प्रचारक के रूप में देश को जाना समझा, फिर भाजपा नेता के तौर पर कई राज्यों में संगठन का काम करके परखा। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासन चलाने का लंबा अनुभव प्राप्त है। इसी अनुभव और विशेष रूप से विकास के गुजरात मॉडल ने उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री बनकर उन पर जो भरोसा जताया वह उस समय पर खड़े उतरे और इसी कारण 2019 में भाजपा को 2014 से भी अधिक सीट मिला। निसंदेह भारत में जनता सांसदों को चुनती है, न कि प्रधानमंत्री को, लेकिन कुछ समय से जनता एक तरफ से पीएम पद के प्रत्याशी का चयन करने लगी है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ देशों में सीधे राष्ट्रपति चुना जाता है। विपक्ष की समस्या है कि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर मोदी के मुकाबले में किसको खड़ा करे। विपक्षी दल मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, लेकिन नेताओं का बचाव भी करती है। जिन पर भ्रष्टाचार को लेकर के कार्रवाई हो रही है, चुनावी बॉन्ड का मसला उठाने और ईडी, सीबीआई आदि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोप के बाद भी भाजपा यह संदेश देने में सफल है कि जहां मोदी सरकार भ्रष्टाचार हटाओ पर जोर दे रहे हैं, विपक्ष भ्रष्टाचार बचाओ की कोशिश में है। इंडी की हाल ही की दिल्ली की रैली में विपक्षी दलों ने जिस तरह हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया, उसे भाजपा ने भ्रष्टाचार बचाओ करार दिया। वह ऐसा करने में इसलिए सफल रही क्योंकि जो भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं उन्हें अदालतों से राहत नहीं मिल सकी है। और यह एक तथ्य है कि अभी कुछ समय पहले तक कांग्रेस के नेता केजरीवाल को शराब घोटाले में लिप्त बता रहे थे। मतलब कांग्रेस वाले जो हैं केजरीवाल को शराब घोटाला में लिप्त बता रहे थे। विपक्षी नेता भाजपा पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाती है वो इसलिए असर नहीं करता कि मोदी अपनी छवि साफ सुथरा रखें। उनकी साख भ्रष्टाचार से लड़ने वाले नेता की इसलिए बनी है क्योंकि बीते 10 वर्षों में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का विपक्ष का कोई भी आरोप ठहर नहीं सका है कि यह है मोदी की गारंटी। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं बंगाल में अराजकता का क्या कहानी है। बंगाल में कानून और व्यवस्था को चुनौती देने जैसी घटनाएं लगातार होती रहती है। जैसे अन्य राज्यों में शायद ही ऐसी होगा। बहुत दिन नहीं हुए जब वहां प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की टीम पर हमला किया गया। इस हमले में 3 अधिकारियों समेत उनके साथ हुए सुरक्षा जवान भी घायल हुए। यह हमला संदेश खाली के तृणमूल कांग्रेस के कुख्यात नेता शाहजहां शेख की सह पर उनके साथियों ने किया। ईडी पर हमले के इस मसले पर बंगाल पुलिस तब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने से बचती रही जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसे फटकार नहीं लगाया। अब पूर्वी मेदिनीपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम पर हमला किया गया है। तब उसे निशाना बनाया गया जब बम विस्फोट के एक मामले में जाँच की जा रही है। इस बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई थी। यह हमला तब किया गया था जब एनआईए की सुरक्षा में केंद्रीय बलों के जवान तैनात थे। इससे यह पता चलता है कि बंगाल में अपराधी तत्वों का दुस्साहस किस तरह चरम सीमा पर। इस दुस्साहस का एक बड़ा कारण ममता सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसियों के प्रति शत्रुवत माहौल बनाया जाना है। दुर्भाग्य यह है कि यह माहौल बनाने का काम खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। एक बार वह सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठी थी जब इस एजेंसी के अधिकारी चिटफंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त से पूछताछ करने आवास पर चला गया था। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सीबीआई के दफ्तर पर पथराव कर चुके हैं। इस तरह एक बार आयकर विभाग की टीम भी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन का सामना कर रही है। तो देखिए बंगाल में किस तरह की अराजकता की स्थिति है। संभवतः बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के साये में रखकर काम करना पड़ता है। यह स्थिति
यह बताती है कि बंगाल में किस तरह केवल संघीय ढांचे के खिलाफ ही काम नहीं किया जा रहा है बल्कि उसे सीधे चैलेंज दिया जा रहा है। यह तब है जब केंद्रीय एजेंसियां कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर ही विभिन्न मामलों का जांच कर रही है। चिंता की बात यह नहीं है कि बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जाता है, बल्कि यह भी कि जब ऐसा होता है तो बंगाल पुलिस निष्क्रिय बनी रहती है। कहने में संकोच नहीं है कि बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक शाख के रूप में काम कर रही है। इसी कारण वहाँ राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल में ऐसे राजनीतिक हिंसा आम है, वैसे चुनावी हिंसे भी। यदि लोकसभा चुनाव में कहीं पर सबसे अधिक चुनावी हिंसा होने की आशंका है तो वह बंगाल में। बंगाल की अराजक स्थिति उसे जंगल राज का पर्याय बनाने का काम कर रही है। आगे देखते हैं। दुनिया के लिए ई दोपहिया वाहन बना घरेलू कंपनियां, कांत बोले। G20 में भारतीय शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि भारत में भविष्य इलेक्ट्रिक का है। देश में इलेक्ट्रिक वाहन EV अपनाने में भारी वृद्धि है। अब भारतीय कंपनियों में वैश्विक बाजार के लिए इलेक्ट्रिक यानी दोपहिया वाहन बनाना चाहिए। एथर एनर्जी के कार्यक्रम में कांत ने कहा कि भारत पहले ही दुनिया में दोपहिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। कांत ने कहा कि समय आ गया है कि जब भारतीय EV कंपनियों को न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए दोपहिया वाहनों का उत्पादन करना चाहिए। गाजा युद्ध के 6 महीने पूरे रुकवाने की फिर होगी कोशिश। घर में घुसकर मारने वाले राजनाथ के बयान पर पाक को लगी मिर्ची। दक्षिण चीन सागर में 4 देश करेंगे नौसैनिक अभ्यास। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस रविवार को दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है। दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। दक्षिणी चीन सागर में बीजिंग की आक्रामक कार्रवाइयों को उत्पन्न खतरे के बीच संयुक्त अभ्यास होने जा रहा है। इसमें पनडुब्बी रोधी प्रशिक्षण शामिल होगा। चीन अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया है। रूस के यूक्रेन के खार्किव शहर पर क्रूज मिसाइल से बोला हमला। रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर क्रूज मिसाइल से बोला हमला। चीनी नागरिकों की मौत के मामले में पाकिस्तान के 4 पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। बाइडन ने दिया बाल्दीमोर पुल की मरम्मत में सहयोग का आश्वासन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को बाल्दीमोर पुल की हवाई सर्वेक्षण किया। इसके टूटने के प्रमुख ईस्ट कोस्ट शिपिंग लेन पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने टूटे हुए हिस्सों को बनवाने के लिए संघीय मदद का आश्वासन किया है। कुछ रिपब्लिकन सांसद कांग्रेस ने इसका विरोध कर रहा है। मालवाहक जहाज के चालक दल में 20 भारतीय और श्रीलंकाई शामिल है। इस दौरान जो बाइडन ने स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जब तक पुल का निर्माण नहीं होता तब तक वो शांति से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कांग्रेस का अपील किया कि जितनी जल्दी हो सके पुल के पुनर्निर्माण के लिए फंड की मंजूरी दिया जाए। इस दौरान उन्होंने यह भी कसम खाई कि पुल ढहने के लिए जिम्मेदार क्षति का भुगतान करने में मदद करेंगे और कानून के अनुसार उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। 26 मार्च को एक मालवाहक जहाज पुल से टकराया था जिसे वह ढह गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बाइडेन ने हादसे मरने वालों के परिवार से भी मुलाकात की। सऊदी अरब में देखिए इबादत के लिए पहुँचे। सऊदी अरब में मक्का शहर में स्थित ग्रैंड मस्जिद के काबा में पवित्र रमज़ान पर नमाज अदा करने मुस्लिम समुदाय हज़ारों की संख्या में देश विदेश की इबादत के लिए पहुंचते थे। सऊदी अरब का मक्का शहर है कि मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में। और देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो है नमाज करने के बाद लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है अभी। बटलर के आगे कोहली की शतक। कोहली अकेले क्या करेंगे? अकेले कोहली जो है क्या करेंगे? बेंगलुरु के कोहली देखिए 113 रन बनाए कोहली, लेकिन जोस बटलर जो है कोहली के जोश को शांत कर दिया और जीत हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये जो है लगातार हार हो रही है कोहली के टीम की। ठीक है, और लगभग अब ख़त्म हो गया। आज रहने देता है, इतना ही। आप लोग यही खबर को ध्यान से देखें।